नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो राहुल गांधी को जब मोदी सरनेम मामले में सजा हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तर्क ये दिया कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज के व्यक्ति का या उस समाज का अपमान किया है। अब ऐसे में राहुल गांधी जब कर्नाटक पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि जातिगत जनगणना तो 2011 में जनगणना हुई थी, उसके आंकड़े क्यों भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार जारी नहीं करती। इसलिए नहीं करती क्योंकि इनको उनसे कोई मतलब नहीं है या लगाव नहीं है या फिर नहीं चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। तो राहुल गांधी इस जो बड़ी लकीर को खींच रहे हैं, क्या मंडल 2 की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं अपनी राजनीति को, ये सवाल है और इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे पीछे। संजीव जी, एक दौर था जब मंडल कमंडल की राजनीति हुई और दोबारा वो लौट रही है, क्या राहुल गांधी उसे लौटा रहे हैं? जी हाँ, और आश्चर्य ये है कि मंडल की जो राजनीति शुरू हुई थी तो उस वक्त सन 89 में वीपी सिंह की सरकार उसने शुरू की थी, जब 10 साल से सरकार के पास पड़ी हुई रिपोर्ट, मंडल कमीशन रिपोर्ट, उसे कार्यान्वित नहीं किया गया था और कांग्रेस पे आरोप लगे थे कि इस रिपोर्ट को दबा के बैठी है कांग्रेस। और आज आप मंडल 2 की बात कर रहे हैं और राहुल गांधी इसे लागू करना चाहते हैं, तो ये कह रहे हैं फुल सर्कल, इसी को राजनीति में कहते हैं। लेकिन वजहें बहुत साफ हैं कि राहुल गांधी के ऊपर ओबीसी के अपमान का आरोप लगा तो उन्होंने एक ऐसी बड़ी लकीर खींच दी कि अगर ओबीसी का सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री, अगर ओबीसी के विकास और उनके सशक्तिकरण को लेकर के सचमुच में गंभीर हैं प्रधानमंत्री, तो फिर ओबीसी हमारे देश में कितने हैं, ये मांग तमाम दल करते रहे हैं। चाहे आप आरजेडी की बात कर लें, आप जेडीयू की बात कर लें, बीएसपी की बात कर लें, समाजवादी पार्टी की बात कर लें, आम आदमी पार्टी की बात कर लें, ये तमाम दल मांग करते रहे हैं। और अब कांग्रेस ने उस सुर में सुर मिलाया तो राष्ट्रीय स्तर पर अब बात चली गई और अब प्रधानमंत्री के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है राहुल गांधी ने कि आप सचमुच अगर ओबीसी के सशक्तिकरण में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं तो फिर जातीय जनगणना करवाइए, ये बताइए कि देश में कितने ओबीसी हैं और 50% इंदिरा साहनी केस के द्वारा जो आरक्षण को कैप कर दिया गया है कि किसी भी जगह पे 50%, नौकरियों में 50%, एडमिशन्स में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा, ये जो सीमा लगाई गई है इसे भी ख़त्म करिए। इसे राजनीति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो जिक्र कर रहे हैं 2011 का, जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, जनगणना उन्हीं के कार्यकाल में हुई, उसके बाद 3 साल तक कोई आंकड़े जारी नहीं किए गए उससे जुड़े हुए। मोदी सरकार आई तब भी कोई बात नहीं हुई, लेकिन अब बात हो रही है उसकी कि अब जारी करिए अगर आप उनके हितैषी हैं तो। देखिए, राजनीति में तो क्या हिपोक्रेसी और क्या यथार्थ, अगर जो सूट करता है वही किया जाता है। अभी फिलहाल राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेता, उनको अगर आप इस मोड में जुड़ते देखेंगे कि बस वो मोदी को हराना चाहते हैं, तो फिर ये गठबंधन, एंटी मोदी गठबंधन जो है वो कहीं कामयाब होता नहीं दिखाई पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा 2019 के चुनाव में मिले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कोई खास डेंट नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपका एजेंडा किसी व्यक्ति को हराना है तो फिर जो वोटर है उसकी सिंपैथी उस व्यक्ति के साथ हो जाती है। यहाँ पर इस मुद्दे के जरिए हिमांशु, दरअसल ये कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी को बैकफुट पर करने का हमारे पास अपना कोई एजेंडा होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ विरोध करेंगे, अडानी के सवाल पे करेंगे, उद्योगपति मित्रों के सवाल पर करेंगे, तो जनता से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा सीधे तौर पर उनको घेरता नहीं है और इस कारण से प्रधानमंत्री निश्चिंत हैं। लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है, इस सवाल पर, आरक्षण के सवाल पर
इस देश की बहुसंख्यक आबादी एक दूसरे से जुड़ती है और वो उस दल के साथ खड़ी हो जाती है जो जल्द इस मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू करने, उसे और बेहतर करने, ज़्यादा सशक्तिकरण महिलाओं का और वो तमाम अल्पसंख्यकों की बात करते रहते हैं, लेकिन ओबीसी का, एससी का, एसटी का, इसकी जो बात करेगा हम उसके साथ हैं। बाकी के सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन इस समुदाय विशेष की बात करिए। और 1989 के बाद हमारे देश की राजनीति में मंडल और कमंडल यही दो शब्द प्रचलित हैं और मंडल कमीशन के लागू होने के साथ हमारे देश की राजनीति बदल गई। हिंदी हार्टलैंड में लालू यादव, मुलायम यादव दोनों झंडा बरदार, और 1989 में वीपी सिंह की सरकार उसने लागू कर दिया। और जब लागू किया बहुत हंगामा हुआ, सब लोग उसके गवाह हैं, सबों को याद है। और उसके बाद जब ये लागू हुआ तब से आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस कभी सत्ता में वापस नहीं आई इन दोनों राज्यों में। और इसकी खास वजह कही जाती है कि कांग्रेस मंडल कमीशन और जातीय राजनीति के खिलाफ थी। आपने कहा कि ये हिपोक्रेसी, इसको इस तरह से देखिए कि 1989 में राजीव गांधी ने खुद कहा था कि जातीय आधार पर लोगों की गणना जो है वो देश के खिलाफ जाती है, इलॉजिकल है। कमोबेश यही बात 2010 में पी चिदम्बरम ने कही। उस वक्त वो देश के गृह मंत्री थे और ये जो जातीय जनगणना होती है इसमें बहुत भूमिका गृह मंत्रालय की भी होती है। तो उन्होंने कहा कि ये निरर्थक है, इस तरह से जातीय आधार पर गणना की गई। लेकिन 2011 में गणना की गई कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन के सरकार के द्वारा, लेकिन 2014 तक यानी कि 3 साल तक उन आंकड़ों को जारी नहीं किया गया, जिसके बारे में अभी राहुल गांधी मांग कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को इस मुद्दे में एक ऐसा हथियार मिला है जिसके ज़रिए वो तमाम रीजनल पार्टीज़ जो मंडल पार्टीज़ कहलाती हैं उनको जोड़ सकते हैं अपने साथ, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो डीएमके हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। सब चाहते हैं जातीय जनगणना हो और खुद भी अब वो चाहते हैं। एक तो उनको ये मौका मिल सकता है और दूसरी बार बार एक ऐसी बात वो रखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के सामने जिस पर सचमुच बीजेपी बैकफुट पर आ जाती है। क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो है सवर्ण, अपर कास्ट। उसकी आबादी बहुत कम है उन आंकड़ों के मुताबिक जो मंडल कमीशन के द्वारा दी गई हैं। मंडल कमीशन कहता है कि अकेले 52% ओबीसी जातियां हैं इस देश में। आबादी जो ओबीसीज की है वो देश की 52% आबादी है। और इसमें आप जोड़ लें कि अब 19% के आसपास मौजूदा कहा जाता है कि एससी की आबादी हो चुकी है, 11% के आसपास एसटी की आबादी हो गई है। तो अगर 52% और इधर 30% जुड़ जाते हैं तो 82% हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में 17-18% सवर्ण जातियां अगर इस देश में हैं, ये रफ आंकड़े हैं, कहीं किसी आधिकारिक तरीके से नहीं निकाले हुए, लेकिन मंडल कमीशन का एक डेटा है और उस आधार पर लोग इन आंकड़ों पर विश्वास करते हैं। तो फिर ऐसे में जो कोर वोट बैंक है उसके अलावा वोटर कौन रह जाता है बीजेपी का उनकी। और बीजेपी अगर मंडल कमीशन के राह पर चलती है और इन पार्टियों की तरह वो जातीय जनगणना कराती है तो फिर ये जो उनका 18-20% का कोर वोट बैंक है वो नाराज हो जाता है। नहीं, यहाँ तो चलिए बीजेपी की मजबूरी समझ में आती है, कांग्रेस की भी मजबूरी रही कुछ 2011 से 3 साल मिले। देखिए कांग्रेस हमेशा से ये बात सच है, कांग्रेस आज जिस स्थिति में बीजेपी है उसी स्थिति में कांग्रेस थी, सत्ताधारी दल थी। और उसे लगता था कि हमारे आंकड़े तो आ रहे हैं बिना किसी नई तरह की राजनीति की बयार बहाए, तो फिर हम क्यों। क्योंकि देखिए बीजेपी के पहले ज़्यादातर जो अपर कास्ट वोट थे वो कांग्रेस को जाया करते थे। तो जब 1977 में मंडल कमीशन का गठन हुआ और बिहार के एक नेता थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, तो उनके नेतृत्व में हुआ और वो
जातीय जनगणना और कितने ओबीसी हैं, कितने बाकी के दल हैं, वो बाकी की जनसंख्या है, उन सबों को आकलन उन्होंने किया और उन्होंने रिपोर्ट दी। 1979 में ये रिपोर्ट आई और 1979 में 80 में इंदिरा जी की सरकार बन गई और फिर 80 से 89 तक इंदिरा जी और राजीव जी रहे, तो उस दौरान तो आई नहीं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया गया। वीपी सिंह जब चुनाव लड़े तो उन्होंने एक चुनावी वादा किया, वीपी सिंह चुनाव लड़े तो उन्होंने चुनावी वादा किया कि मैं जब सत्ता में आऊँगा तो सबसे पहले मैं मंडल कमीशन की ये जो रिपोर्ट है, जो अभी कांग्रेस वाले इसको दबा के बैठे हैं, मैं उसको लागू करूँगा। और वो आए, उन्होंने लागू किया। तो कभी बहुत ज़्यादा कांग्रेस नहीं थी इस फेवर में। अब क्या मजबूरी है? तो अब ये है कि सवर्ण वोट बैंक कांग्रेस का खिसक करके बीजेपी के पास चला गया है। आज की तारीख में जातीय राजनीति एक पहचान है। भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी में भी पैठ बना ली है और बहुत से राज्यों में आप देखेंगे मुख्यमंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं, बहुत से केंद्र में मंत्री जो हैं वो ओबीसी और दलित समुदाय से आते हैं। और ये मानकर चलती है बीजेपी कि जो 18-20% सवर्ण आबादी है वो तो उनका वोट है ही, वो चाहे आप उन्हें प्रश्रय दें या नहीं दें, वो कहाँ जाएगा। तो उस कारण से वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस एक्सपेरिमेंट में खासे सफल भी हुए हैं, क्योंकि कई जगहों पर अब देखिए हाल में 2 चुनाव हुए थे बिहार में। ओबीसी राजनीति के मामले में सबसे अग्रणी राज्यों में बिहार माना जाता है और वहाँ 3 उपचुनाव में 2 उपचुनाव में हार गई जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी गठबंधन। और बावजूद उसके कि वो तमाम मंडल पॉलिटिक्स वाले दल एक साइड हो गए थे, आरजेडी, जेडीयू वगैरह वगैरह 7 दल, और इस तरफ अकेले कांग्रेस और छोटे कुछ दल एलजेपी वगैरह, उनके साथ वो चुनाव जीत गए। तो ओबीसी पॉलिटिक्स में बीजेपी की भी अच्छी खासी दखल हो चुकी है। लेकिन ये एक सवाल है कि गणना करवाइए, गिनती करवाइए, उस पर बीजेपी हमेशा पीछे हटती रही है। वो कहती भी नहीं है कि हम पीछे हट रहे हैं, वो ये भी नहीं कह पाती है कि हम इसके खिलाफ है। कैसे कह सकती है? एक के बाद एक चीज़ें कांग्रेस को मिलती जा रही हैं। क्या आप इस बात को मानेंगे? ये संयोग प्रयोग जो भी समझें कि पहले अडानी का मुद्दा, एक रिपोर्ट आती है, वो मुद्दा मिल जाता है, उसके बाद सदस्यता गई। अब ये राग अलापना शुरू किया है राहुल गांधी ने कि आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर उसके आंकड़े जब पूछी गई थी जाति 2011 में जनगणना के साथ में, तो उसको पब्लिक करिए। तो एक एक चीज़ें करके एक एक मिलती जा रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक। और कर्नाटक विशेष की बात करें तो वहाँ तो एक बार सर्वे हो ही चुका है। देखिए, कर्नाटक की बात पहले कर लेते हैं। इस देश में ओबीसी जातियां, अगर हम मंडल हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा ओबीसी, दलित और आदिवासी ये है तमिलनाडु में। और अकेले ओबीसी की जनसंख्या बताई जाती है कि वहाँ 71% है। अच्छा, 71%। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है वो है कर्नाटक, और कहा जाता है कि यहाँ ओबीसी 65% है। आपने कर्नाटक की बात की, तो कर्नाटक में 65% आबादी, और वहाँ चुनाव है। अब चुनाव वहाँ पर हैं, और अगर आप ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो फिर ये सारी जातियाँ गोलबंद हो सकती हैं। और इसमें आप जोड़ दीजिए दलित और मुस्लिम वर्ग, तो ये सारा वोट बैंक जो है वो गैर भाजपा वोट बैंक अभी तक मानकर चला जाता था। ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी अब दलित में भी अपने नेता खड़े कर चुकी है, ओबीसी के कई जातियों में उनके नेता हैं, लेकिन लार्जली जो मंडल पॉलिटिक्स है उसके तहत यही कहा जाता था कि दरअसल ये गैर भाजपा वोट हैं। तो अगर मान लीजिए 65% ओबीसी, उसमें जोड़ दें आप अकलियतों यानी कि मुसलमानों की संख्या, और उसमें आप जोड़ दें दलितों की संख्या, तो ये तो बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाता है। आप आ जाइए तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कमोबेश हर राज्य में 50% आबादी ओबीसी की है। तो अब यहाँ भी चुनाव होने वाले हैं, इसमें आप जोड़ दीजिए फिर मुस्लिम वोट बैंक और दलितों की आबादी, तो ये भी 50% से ऊपर की हो तो 60%, 65% की आबादी हो जाती है। तो अगर मंडल कमंडल के हिसाब से चलिएगा तो आप पाइएगा कि इस राजनीति में जो आंकड़ा है
वो तो गैर भाजपा दलों के पास ज़्यादा चला जाता है। और स्वाभाविक तौर पर अभी भी ये मानकर चला जाता है कि जो गैर सवर्ण मतदाता है वो बीजेपी के साथ उतनी आसानी से नहीं आता है जितना वो आरजेडी या जेडीयू कंफर्टेबल नहीं है ज़्यादा, हाँ, या सपा या डीएमके के साथ वोट करता है। तो ये एक नई राजनीतिक बिसात है जो कांग्रेस ने बिछाई है। आई कहाँ से ये बात? क्योंकि अभी तक तो अटैक करने के लिए अडानी मुद्दा था, हिंडनबर्ग का मुद्दा था। आपको याद होगा पिछले दिनों नीतीश कुमार की दिल्ली में मुलाकात हुई है, राहुल गांधी से मुलाकात हुई है। राहुल गांधी और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव और खड़गे जी भी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष थे। अब आप समझिए कि कहाँ से कौन सी गणित चली है, किसने राय दी और है? कहाँ जा रही है बात। देखिए राजनीतिक हलकों में बहुत ज़बरदस्त चर्चा है कि दरअसल इस तरह से राहुल गांधी को स्टैंड लेने के लिए कन्विंस करना आसान नहीं था। वो जब तक कन्विंस नहीं होते हैं कोई बात वो अपनी मुंह से कहते नहीं हैं। लेकिन संभवतः तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की टीम जो इसी बात पर एक हुई है, कास्ट सेंसस के सवाल पर, आप जानते ही हैं वहाँ कास्ट सेंसस चल रहा है। सेंसस नहीं कह सकते हैं क्योंकि सेंसस कराना केंद्र का काम होता है, सर्वे कहते हैं। सर्वे कराना वो राज्य करा सकते हैं, कई राज्य करा सकते हैं, लेकिन उसको मान्यता तभी मिलेगी जब उसे केंद्र सरकार कराती है। तो वहाँ कास्ट सेंसस हो रहा है इस वक्त। ये बात संभवतः डिस्कशन में ज़रूर आई होगी। और इस बात के फायदे क्या क्या हैं जो अभी हम लोगों ने बात किया कि एक बड़ा समुदाय, एक बड़ी आबादी जुड़ जाती है। कहीं पे 65%, कहीं पे 52%, कहीं पे 71%। पूरे देश में 52% का आंकड़ा तो है ओबीसी का। और फिर ओबीसी में जोड़ दें आप मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक, तो ये तो 80% के आसपास जाता है। तो ये दिमाग ऐसा लगता है तीनों का एक इस बात पर हो गया कि प्रधानमंत्री को बैकफुट पर लेने का इससे बढ़िया उपाय कोई नहीं है। और क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है, आपने बताया कई राज्यों में 50% से ऊपर और कई तो 70% से ऊपर है, इसीलिए ओबीसी का राग अलापा गया। मोदी सरनेम को लेकर जो बातें हुई, अब उसके बाद पलटने की बात अब ये जो चाल चली गई थी इस पे जो है पलटवार हो रहा है, या फिर राहुल गांधी और सही में आज मैं अखबारों में पढ़ रहा था कि मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर छपी है। और मूल सवाल जो प्रश्न उठाए गए हैं 3, गणना करवाइए, बताइए कि कितनी ओबीसी है, और फिर तीसरी बात कि आप 50% इंदिरा साहनी जजमेंट के अनुसार जो रिजर्वेशन पर कैप लगा हुआ है उसे हटाइए। इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। ये कहा गया है कि ये तो हाथी के दांत दिखाने वाली बात हो रही है। राहुल गांधी की पार्टी जब खुद सत्ता में थी तो उसने क्यों नहीं लागू किया? राजीव गांधी और इंदिरा गांधी तो हमेशा से इसके विरोध में थे। पुरानी बातों को सामने लाया जा रहा है, लेकिन मूल प्रश्न का जवाब नहीं दिया जा रहा है, जो ये बताता है कि ये एक मुद्दा है जो कि बैकफुट पर लाता है भारतीय जनता पार्टी को। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए जब तेजस्वी कहते हैं या अखिलेश कहते हैं या स्टालिन कहते हैं जातीय जनगणना की बात, वो प्रादेशिक मामला लगने लगता है। लगता है उस राज्य विशेष की बात हो रही है। जब मायावती जी कहती है लगता है उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। राहुल गांधी, आप माने या न माने, अगर कोई बात कहते हैं तो वो एक राष्ट्रीय बात, राष्ट्रीय स्तर की बात, उस तरह से उनकी पैकेजिंग अभी तक जो राजनीति में हुई है वो लगती है। अब उनके मुंह से जब ये बात आई है तो क्या ये समझा जाए हिमांशु कि 2024 के चुनाव का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो बाकी दलों को जोड़ेगा बीजेपी के खिलाफ, वो सामने आ चुका है। और नवासी वाली राजनीति फिर से रिपीट होने वाली है, जिसका एक टेस्ट केस 2015 में बिहार चुनाव में दिखा था, जब मंडल वर्सेस कमंडल की पॉलिटिक्स खेली गई थी। और क्या नीतीश कुमार ने वो जो एक गणित और बिसात बिछाने की बात थी, राहुल गांधी के जरिए तमाम ओबीसी पार्टियां जो है उनको गोलबंद करने के लिए और चेहरे के तौर पर राहुल गांधी के जरिए कहवा करके भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लेने का काम शुरू कर दिया। और इस जातिगत गोलबंदी में खड़गे जी आगे हैं,
वो ज्यादा आगे नजर आते हैं। राहुल गांधी अपनी बात कहते हैं लेकिन वो एक स्टेप पीछे नजर आते हाँ हैं। हाँ, उन्होंने चिट्ठी लिख दी है खड़गे जी ने तो चिट्ठी तक लिख दी। हाँ, और कहा कि आप बताएं कि आप कब करा रहे हैं कास्ट बेस्ड सेंसस। उनका जवाब अभी नहीं दिया गया है, पर यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक बताएं उनको क्या लगता है, राहुल गांधी ने क्या एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश कर दी है, एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या रिएक्ट करेगी, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।